नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल में। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी का भाषिक स्वरूप जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो ये हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत भाग 7 है। तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पुराने वीडियो जरूर देख लें। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी वाक्य रचना। तो हिंदी की जो वाक्य रचना है उसके बारे में, जो संरचना है सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी वाक्य रचना। तो वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले तो वाक्य पदों के समूह की उस इकाई को कहते हैं जो व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण हो तथा जिसमें एक क्रिया अवश्य हो। ऐसा सार्थक समूह, इसका एक अलग जो परिभाषा देख सकते हैं कि एक ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा एक आशय प्रकट कर रहा हो, एक पूरा अर्थ बता रहा हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। जो एक कोई ऐसा वाक्य जिसमें अर्थ ही नहीं कोई आ रहा है, अर्थहीन जो या कोई क्रम नहीं है, व्यवस्थित क्रम नहीं है पद का, शब्दों का, तो उसे वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य वही होगा जिसमें एक सार्थक क्रम होगा, एक सभी जो भी उसका पूरा वाक्य होगा जो क्रम अनुसार उसका कुछ एक अर्थ निकल रहा होगा, एक अर्थपूर्ण होगा, तो उसे वाक्य कहेंगे। और ये जो हम अपने जो भाव हैं, विचार हैं, उन सभी की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही करते हैं और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वाक्य के द्वारा। क्योंकि जब भी अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, वाक्य जो एक शब्दों का एक समूह होता है जिसमें उन्हीं सभी शब्दों को एक क्रम में रखा जाता है जिनका एक अर्थ कुछ निकल रहा हो। तो देखते हैं। और इसमें है पद। तो पद किसे कहते हैं? जैसे शब्द का प्रयोग जब वाक्य में हो जाता है तब वह शब्द ना होकर पद बन जाता है। जैसे कहा गया कि राम पत्र लिखता है, तो ये एक पूरा एक शब्दों का एक क्रम है पूरा, तो ये एक वाक्य हो गया पूरा। तो एक जो वाक्य होता है उसमें कई सारे पद होते हैं, तो इसमें पद होगा राम, पत्र और लिखता है। ये जो सारे शब्द हैं ये पद कहलाएंगे। जब जो भी शब्द जो होते हैं वो वाक्य में जब प्रयोग हो जाते हैं तब उन्हें हम पद कहते हैं। अगर ये अलग अलग रहेंगे, राम अलग है, पत्र अलग है, लिखता है अलग होगा, तब तक ये शब्द रहेंगे और जब उन्हें हम किसी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो ये पद कहलाएंगे। जो वाक्य जो होगा वो पूरा सभी पदों का एक समूह होगा। तो अब बात करते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, हम पहले ये जान लेते हैं। तो जिसके बारे में कोई कथन किया गया हो वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम विद्यालय गया, तो इसमें राम उद्देश्य है। जैसे आपने किसी भी जो आपका पूरा सेंटेंस है वो उस पर डिपेंड होगा, उसके बारे में कहा जाएगा, जिसके बारे में पूरा उसको उस पर ही पॉइंट आउट करके कोई बात कही जाएगी कि मोहन ने राम को पीटा। तो इसमें मोहन जो होगा वो हमारा उद्देश्य हो जाएगा और बाकी पूरा विधेय होगा। और राम विद्यालय गया, इसमें जैसे राम जो है वो उद्देश्य है, राम के बारे में पूरी बात कही गई है। अब विधेय समझ लेते हैं। तो वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के बारे में कोई सूचना देता है विधेय कहलाता है। तो विधेय वही होगा जो वाक्य का जो उद्देश्य के बारे में जो कोई बात कही जाएगी, जो भी पूरी बात कही जा रही है वो विधेय होगी। जैसे राम विद्यालय गया, तो राम उद्देश्य था और उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया कि वो विद्यालय गया, तो विद्यालय गया यहाँ पे विधेय होगा। और बात करें अगर अन्वय, तो ये एक अन्वय जो होता है कि अन्वय का तात्पर्य होता है मेल या फिर अनुरूपता। तो वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन,
काल तथा पुरुष के साथ अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय से जैसे कि अगर हमने बहुवचन का करता है तो अब क्रिया भी बहुवचन होगी, यानी क्रिया भी उसके सेंटेंस के अनुसार कर्ता के अनुसार बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। जैसे बोला राम घर गया, तो इसमें राम जो है वो पुल्लिंग है और घर गया तो ये एक वचन की क्रिया लगी है। और उसी तरीके से अगर हमने ऐसे प्रयोग कर लिया कि राधा घर गई, तो राधा जो थी वो स्त्रीलिंग थी, इसलिए हमने अपना जो घर गई जो क्रिया है उसको भी एक वचन में प्रयोग किया, लेकिन उसे वहां पे अपने कर्ता के अनुसार उसे बदल दिया। क्योंकि स्त्रीलिंग थी तो हमने उसे गई कहा, और राम जो था वो पुल्लिंग है तो इसलिए हमने उसे बोला कि राम घर गया, उसके लिए गया शब्द प्रयोग हुआ और राधा के लिए गई शब्द प्रयोग हुआ। तो ये एक अन्वय वही होते हैं, इन्हें ही हम अन्वय कहेंगे कि जब जो कर्ता जो है कर्ता के अनुसार अपनी क्रिया, लिंग, वचन, काल इन सभी के अनुरूप हो जाना। तो वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग या वचन, तो यहाँ पे लिंग के अनुसार आपकी क्रिया बदल गई थी, उसी प्रकार वचन के आधार पर भी बदल सकती है, काल के आधार पर भी और पुरुष के आधार पर भी। तो इसे हम अन्वय कहेंगे। और अब देखते हैं वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। तो वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं। तो सबसे पहले वाक्य के भेद समझने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वाक्य की विशेषताएं क्या हैं। व्याकरणिक दृष्टि जब हम समझना चाहें तो वाक्य क्या होते हैं, तो जो भी शब्द होंगे, जो पदों का एक सुनिश्चित क्रम जो होगा उसे हम वाक्य कहेंगे। और उसे हम उसमें जो भी पदक्रम होगा उसमें व्याकरण के सभी नियमों का प्रयोग करेंगे, सभी नियम के अनुरूप होगा। जो भी वाक्य होगा वो व्याकरण के नियम के अनुरूप होगा। और पदों में जो भी पद प्रयोग हो रहे हैं उसमें अन्वय जरूर होगा। ये कुछ तीन जो विशेषताएं हैं ये ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्यों के भेद दो आधार पर किए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम देख लेते हैं रचना के आधार पर कौन कौन से भेद हैं और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं कि तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पर तीन प्रकार से बांटे गए हैं। तो देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। तो जब वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी जब केवल एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, यानी जिसके बारे में जो कुछ भी बात कही जा रही होगी, उद्देश्य हमेशा एक ही होगा और जो भी कहा जा रहा है वो केवल एक होगा। कि जैसे बोला लड़का पढ़ता है, तो लड़का एक उद्देश्य है, तो उद्देश्य केवल यहाँ पे एक ही प्रयोग हुआ है। और पढ़ता है तो वो भी विधेय जो है वो भी एक ही प्रयोग हुआ है। तो जो भी कुछ कहा जा रहा है उद्देश्य के बारे में उसे हम विधेय कहते हैं। तो जब दोनों एक होंगे तो वो सरल वाक्य होगा। और बात करें जहाँ पे संयुक्त वाक्य, तो इस बार एक क्वेश्चन नेट में भी आया था शायद, संयुक्त वाक्य से संबंधित संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य कुछ था, उसमें समझना था कि कौन सा सेंटेंस है। तो समझ लें एक बार इन्हें भी। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का मेल संयोजन अवयवों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो वे वाक्य जिसमें एक से दो या दो से अधिक जो वाक्य होते हैं सरल वाक्य, दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तब वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह घर गया और पढ़ने लगा, तो इसमें मेल का इनका जो मेल किया जाता है, जो संयोजन किया जाता है, वो भी किसी एक अवयव के द्वारा ही किया जाएगा। तो सरल साधारण वाक्य क्या था कि उसमें सिर्फ
एक ही क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य होता है। और संयुक्त वाक्य में जब दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, जो एक साधारण वाक्य होता है और उसमें एक योजक जो समुच्चय बोधक जो होता है, योजक जो चिन्ह होता है वो जरूर प्रयोग होगा। अव्यय जो योजक शब्द जो होगा, अव्यय शब्द जो होगा वो जरूर प्रयोग होगा। जैसे हमने बोला वह घर गया और इसे जोड़ा किससे गया है, और से, तो और पढ़ने लगा। इसी तरीके से वह लखनऊ गया और शॉल ले आया। तो यहाँ पे और जो शब्द है इसके द्वारा ये योजक एक शब्द प्रयोग हुआ है, अव्यय शब्द जो प्रयोग हुआ है उसके द्वारा इन सेंटेंस को जोड़ा गया है, इन वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसे वैसे दोस्तों समझ में आ गया होगा कि वह कल जैसे एक क्या दूं सेंटेंस, कुछ यही रहे, हमने इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। ऐसे समझ लें कि इधर अध्यापक पहुंचे और एक एक करके छात्र चले गए। तो यहाँ पे और का जो प्रयोग हुआ है वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। एक अव्यय जो होगा वो जरूर प्रयोग होगा उसमें, और दोनों अलग अलग अगर किए जाए तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। और जहां मिश्रित वाक्य की बात होती है तो जब वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक जो वाक्य होता है, एक वो मुख्य वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा, दूसरा उसके बिना ही उसके साथ ही पूर्ण होगा। यानी उसे उपवाक्य आप कह सकते हैं कि एक साधारण वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा, उसे हम उपवाक्य कह सकते हैं। तो तब वो मिश्र वाक्य कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो इसका एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जब वह आया तब मैं गया। यहाँ पे इसमें भी या तो ज्यादातर कहीं पे की लगा होता है, तो ज्यादातर की जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है उसके द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो जब वह आया तब मैं गया, तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस था कि जब वह आया, तो यहाँ पे इस पे आश्रित है दूसरा वाक्य तब मैं गया। और अगर दूसरा देखें तो मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो उन्होंने मालिक के ऊपर, मालिक जो है वो मुख्य वाक्य हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, और कि कल छुट्टी रहेगी या कल की छुट्टी रहेगी, तो ये उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य हो गया। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो अगर हमें समझना हो कि जो आश्रित उपवाक्य का जो आरंभ है वो या तो की से होगा या जो से होगा या जिसे या यदि या क्योंकि, इन अव्यय का प्रयोग करके ही होगा। और जो प्रधान उपवाक्य होता है जिसकी एक मुख्य क्रिया होगी, और जो मिश्र वाक्य होगा तो मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में आप रूपांतरण करके देख लें, और जो क्रिया जो वाक्य अंत में बनेगी वही उपवाक्य प्रधान या उपवाक्य होगा। तो रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे एक सेंटेंस से समझ लें कि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो यहाँ हमने कहा गया कि परिश्रम करता, तो यह क्रिया एक रूपांतरित हो गई। अगर इसे हमें सरल वाक्य में करें तो मोहन परिश्रम करने पर सफल होता। अगर हमने इसे सरल सेंटेंस बनाया तो मोहन परिश्रम करने पर सफल होता। तो यहाँ क्रिया परिश्रम कर्ता पे रूपांतरित हो गई है, और जो ये आश्रित उपवाक्य है यानी सफल होता, जहाँ पे जो वो बिल्कुल वैसा ही बना रहा, उसमें चेंज नहीं हुआ। और अब अगर बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, जिसे विधिवाचक भी कहते हैं, और निषेधार्थक वाक्य, और प्रश्नवाचक, और आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, और संदेह बोधक वाक्य, और संकेतार्थक वाक्य। तो ये कुछ 8 प्रकार हैं जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए गए हैं उसके आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानवाचक या फिर विधिवाचक जो होते हैं वो वाक्य कौन से होते हैं। तो विधिवाचक वाक्य वे होते हैं वे वाक्य
जिनसे किसी बात या कार्य करने का बोध होता है, वो विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। कि किसी भी कार्य के होने का या किसी भी बात का हमें बोध हो रहा है, इस एक सामान्य जो सूचना मिलती है, एक सामान्य जो सेंटेंस होता है, वो सामान्य जानकारी अगर हमें मिल रही है तो वो विधिवाचक वाक्य है। यानी जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की हमें सामान्य सूचना मिल रही है तो वो विधिवाचक वाक्य होता है। जैसे हमने बोला राधा गा रही है, तो एक सिंपल साधारण सा सेंटेंस हमें इसमें समझ में आया कि कोई क्रिया हो रही है। और अगर बोला कि हम स्नान कर चुके, या फिर मैं कल दिल्ली गया, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो इन सब से हमें एक सामान्य जानकारी मिल रही है, सामान्य सूचना मिल रही है। तो ये सभी विधिवाचक वाक्य कहलाएंगे। और जो अलग है वो देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? निषेधार्थक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के ना होने अथवा मना करने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो निषेधवाचक वाक्य यानी किसी कार्य के मना करने का या ना बोलने, बिल्कुल नहीं होने का, मना करने का एक भाव जहां प्रकट हो या ना होने का भाव पता चले, यानी नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, इन्हीं को ही निषेधात्मक जो वाक्य हैं, इन्हीं को ही नकारात्मक वाक्य भी कहेंगे। तो जिसमें मना करने का बोध हो, वहां निषेधार्थक वाक्य होते हैं। तो जैसे वह स्कूल नहीं गया, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी, तो कुछ जिसमें बिल्कुल मना होने का बोध हो रहा है, जिसमें कार्य नहीं होने का बोध हो रहा है, वो निषेधार्थक वाक्य होते हैं, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। और अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। तो वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी सेंटेंस में ऐसा पता चल रहा है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या किसी से कोई बात पूछी जा रही है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य ज्यादातर यही तरीका है कि उसके पीछे क्वेश्चन मार्क तो देख सकते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे हो गया आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चन पूछा गया, किसी से बात पूछी गई, किसी से प्रश्न किया गया कि आप कहाँ जा रहे हो, तुम पढ़ने कब जाओगे, क्या तुम खेलोगे, कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। और अगला है आज्ञावाचक वाक्य। तो वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जिनमें हमें किसी को अनुमति देने का पता चले, किसी को आज्ञा का कोई पता चले, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। यानी जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देना हमें पता चल रहा है। तो जैसे अपना पाठ याद करो, तो यहाँ पे जो बोला गया एक आज्ञा दी गई और एक अनुमति, जो एक आदेश दिया गया वो कि अपना पाठ याद करो या अपना अपना काम करो या फिर आप चुप रहिए। कुछ इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें कुछ आज्ञा मिल रही हो या फिर अनुमति देने का बोध हो रहा है, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। और पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो विस्मयादिबोधक जो विस्मयवाचक वाक्य भी कहे जाते हैं, तो वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो यानी जो विस्मयादिबोधक वाक्य वे होते हैं जिनसे हमें अचानक से हर्ष का पता चले, यानी किसी शोक का, घृणा का या हर्ष का या फिर आश्चर्य का, यानी विस्मय का जो पता चले, वो सभी भाव जब व्यक्त होते हैं तो वो विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अरे आप आ गए, तो एक आश्चर्य सा प्रकट हुआ कि अरे आप आ गए, और जैसे ओह बड़ा जुल्म हो गया, या फिर अच्छा तुमने भी कार्य कर लिया। तो कुछ एक हमें
आश्चर्य हो रहा है या शोक हो रहा है या घृणा हो रही है, कुछ विस्मय पता चल रहा हो, विस्मय बोधक जो वाक्य होंगे या फिर किसी भी प्रकार का जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, वो सभी विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। और उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। तो वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य वो होंगे कि जो वक्ता है उसकी इच्छा या आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, या नव वर्ष मंगलमय हो, या ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। तो कुछ इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ईश्वर आपकी जो यात्रा सफल करे या आप जीवन में उन्नति करें। तो कुछ इच्छा हो, यानी जो बोल रहा है उसकी इच्छा या फिर आशीर्वाद जो व्यक्त कर रहा है, तो वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। और अगला है संदेह बोधक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य जो वो होते हैं कि वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है। तो जिनसे हमें कुछ संदेह पता चले या कुछ ऐसा भ्रम का जो भाव प्रकट हो रहा है, तो वहां संदेह बोधक या संदेहवाचक वाक्य वो कहलाते हैं। जैसे उसका पास होना मुश्किल है, या फिर संभवतः वह सुधर जाए, या फिर शायद मैं बाहर चला जाऊं। कुछ इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। और जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जिसमें हमें संदेह हो या भ्रम हो, कुछ इस तरह से प्रकट हो कि शायद मैं वहां बाहर चला जाऊं, या संभवतः वह सुधर जाए, या उसका पास होना थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के वाक्य संदेहवाचक कहलाते हैं। और अब लास्ट है संकेतार्थक वाक्य। तो यानी संकेतवाचक वाक्य कौन कौन से होते हैं कि वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है, संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। और इसका उदाहरण होगा कि यदि आप आए तो मैं चलूंगा। जैसे जिन वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे जब वो निर्भर हो जाती है, निर्भर होने का हमें बोध हो रहा होता है, तो वहां पे संकेतवाचक वाक्य उसे हम कहते हैं, या फिर इसे हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। तो यानी संकेतार्थक हो या संकेतवाचक हो या हेतुवाचक वाक्य जो होते हैं वो यही वाले वाक्य होते हैं कि जिसमें किसी जो क्रिया होगी वो किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, और जिसमें किसी संकेत किया जा रहा होगा या कुछ इशारे का बोध हो रहा होगा, यानी किसी कारण से कोई शर्त होगी, वो सब बोध होता है। तो जैसे यदि आप आए तो मैं चलूंगा, या फिर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर जाएंगे। तो यानी एक क्रिया है, एक जो वाक्य है वो दूसरे पर डिपेंड है कि यह छुट्टी हुई तो हम कश्मीर जाएंगे, या फिर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। तो कुछ इस तरह के जो संकेत किए जा रहे हों वो संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हिंदी की वाक्य रचना, जो कि हमारा इकाई 1 के अंतर्गत आता है। अब इसके साथ एक टॉपिक रह गया है, जो हिंदी भाषा के विविध रूप और देवनागरी लिपि। तो 2 टॉपिक रह रहे हैं जिन्हें हम कल और परसों में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इकाई 2 शुरू होगी। तो अगर वीडियो उपयोगी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बताएं।